हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे मेडिसिन फार्माकोलॉजी की सीरीज़ में मैं आज एक ऐसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाले सिरप के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम खांसी से परेशान होते हैं। खांसी कहने का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? खांसी कहने का मतलब होता है जब हमारे गले में कोई खराश हो या कोई फेलगम म्यूकस जिसे हम बोल सकते हैं वो भर गया हो और उससे हमें सांस लेने में या फिर किसी और एक्टिविटी जो कि हमारे थ्रोट से रिलेटेड हो, लंग्स से रिलेटेड हो, उसको परफॉर्म करने में दिक्कत हो, तो उसको हमको ठीक करने के लिए ऐसी दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है जो इस प्रॉब्लम को सप्रेस करे। ये होता है कफ सिरप। अब कफ सिरप के बेसिक प्रिंसिपल उनके काम करने के तरीके के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। दो तरह के जनरली कफ सिरप देखने को मिलते हैं, एक होता है सप्रेसेंट और एक होता है एक्सपेक्टोरेंट। सप्रेसेंट कहने का मतलब है जो कोई दवाई आपके कफ को सप्रेस करे, उसे धीरे धीरे करके ख़त्म करे, वो सप्रेसेंट है। और कोई ऐसी मेडिसिन जो कि आपके कफ को पतला करके उसे आपके लंग्स से एक्सपेल करने में मदद करे, उसे हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इसका जो ब्रांड नेम है यहाँ पे आप देख सकते हैं वह है ग्रिलिंगटस। अब इसके नीचे लिखा हुआ है एंटी एलर्जिक नॉन नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट। इसका क्या मतलब है? एंटी एलर्जिक मतलब जब कभी भी कोई कफ किसी एलर्जिक या फिर एलर्जन की वजह से हुआ हो तो उसे हम एलर्जिक कफ कहते हैं। एलर्जन क्या होता है? एलर्जन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में एंटर करते ही आपके एंटीबॉडी जो कि बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर देता है। मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई एंटीजन है, इसे हम एलर्जन भी बोल लीजिए या थोड़ा देर के लिए एलर्जन की जगह एंटीजन भी समझ सकते हैं। जब ये एलर्जन या एंटीजन किसी भी व्यक्ति के अंदर पहुंचता है तो फिर वो उसकी बॉडी में पहुंचकर कुछ बेसिक एक्टिविटी करने लगते हैं। इन एक्टिविटी की वजह से हमारा जो एंटीबॉडी है या उस व्यक्ति का जो एंटीबॉडी है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसके रिस्पॉन्स में या उसके रेस्पेक्ट में अपना एक्शन देने लगता है। और उसी कारण से सर्दी, नाक का बहना, नाक से पानी की तरह टप टप करके रिनोरिया का होना या फिर कफ बन जाना जिसे हम फेलगम कहते हैं या फिर इसे म्यूकस भी बोल सकते हैं, उसका बन जाना होता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो एंटी एलर्जिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे ड्रग का, वो इस ग्रिलिंगटस में है। दूसरा है नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जो कि नार्कोटिक्स नहीं हैं, जिनका नेचर नार्कोटिक नहीं है और इसी कारण से ये लत नहीं लगाते हैं या ये हैबिचुएशन कॉज नहीं करते हैं और ना ही ये बहुत जल्दी आपको नींद कॉज करवाते हैं। इसके बाद जो अगला यहाँ पे लिखा हुआ है वह है कफ सप्रेसेंट। कफ सप्रेसेंट मतलब ऐसे ड्रग जो कफ को सप्रेस करें। जैसा मैं कहा था, कफ को सप्रेस करना मतलब बेसिकली उस फीलिंग को सप्रेस करना जिससे हमको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमको गले से बाहर निकालनी है। कफ क्या है एक्चुअली? अगर आप कफ को देखेंगे तो कफ एक बेसिकली रिफ्लक्स फिनोमिना है। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लक्स मतलब कोई चीज़ रिफ्लक्स हो रही है, कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हम ये देखें कि फूड कैसा इंजेस्ट होता है तो फूड ओरल रूट से, थ्रोट से होता हुआ, इसोफेगस होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंचता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब कोई भी ऐसा चीज़ जो कि उसका पार्ट ना हो, हमारे लिए सही ना हो, जब वो आपके गले में अटकता है या अटकता हुआ महसूस करता है तो हमारा लंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो पर्टिकुलर पार्ट इसे उस पर्टिकुलर पार्ट से हटाना चाहता है। इरिटेट क्योंकि वो कर रहा होगा तो उससे वहाँ से हटाना चाहता है। जैसे अगर आप कहीं पे बैठे हैं, अपना पसंद का कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और कोई एक अनजान व्यक्ति या आपका कोई परिचित ही क्यों ना हो, लेकिन फिलहाल उस समय उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन वह आपके बगल में आकर के बैठता है, थोड़ा थोड़ा वो कुछ अनावश्यक बातचीत करता रहता है, आप उसको अवॉइड करते हो, बट धीरे धीरे वो बहुत देर तक रहता है तो आपको इरिटेशन होने लगती है। आप इरिटेट होकर के चाहते हो वो कैसे भी करके जाए या भगाया जा सके। तो जैसा आप चाहते हो कि उसे वहाँ से हटाया जाए, वैसा ही हमारा जो सिस्टम है बॉडी का थ्रोट में फंसा हुआ पार्ट को निकालना चाहता है। इरिटेट कर रहा है इसलिए उसको रिफ्लक्स के रूप में बॉडी से बाहर निकालना चाहता है। तो ये हो गया हमारे कफ को बाहर निकालने का बेसिक प्रिंसिपल और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आप देखें तो हमारे ब्रेन में यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे सब कुछ सेंस करने का होता है, वहाँ पे एक सेंटर होता है जिसे हम कफ सेंटर बोलते हैं। सीसी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कफ सेंटर बोलते हैं। इसका अपना एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होता है? TH स्टैंड फॉर थ्रेशोल्ड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू एडजस्ट, कैपेसिटी टू विथस्टैंड, सहने की क्षमता। अब ये देखिए कि आपका यहाँ पे वही एग्जांपल ले लीजिए, आप यहाँ पे बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपको इरिटेट कर रहा है, आपकी सहन क्षमता थोड़ी सी दूसरों से ज़्यादा है,
तो 1 2 3 4 5 6 बार भी आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको 6 बार तक सह गए। जबकि कोई अगर और व्यक्ति होता तो हो सकता है उसकी सहन क्षमता आपसे या तो ज़्यादा हो या तो कम हो। अगर आपसे कम होगी तो क्या होगा, आपसे कम होगी तो वह आपको आपकी तरह 6 बार उसको सह नहीं पाएगा, 2-3 बार में उसको भगा देगा, डांट देगा या कोई भी एक्टिविटी कर लेगा, तो वो उसकी सहन क्षमता हो गई। लेकिन अगर किसी की थ्रेशोल्ड पोटेंसी आपसे ज़्यादा हुई तो वो और अधिक देर तक उसे झेल सकता है, लेकिन कभी न कभी तो लिमिट क्रॉस करेगा, तो वो सहन क्षमता किसी न किसी की कम होगी ही। वैसा ही है कि अगर आपकी एग्जाम्पल के मान लेते हैं किसी व्यक्ति को जिसको कफ हुआ है, उसके ब्रेन में इस कफ सेंटर में जो थ्रेशोल्ड है उसके लिए रेस्पेक्ट में कोई 2 है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ होता नहीं है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, 2 है, तो वो 2 जैसे ही क्रॉस होगा तो वो इरिटेट हो जाएगा और वो कफिंग करने लगेगा। जब हम इस तरह के ड्रग देते हैं तो वो उसके जो थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, इसका मतलब सहने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो अब हो गया वो उसका मान लेते हैं 10। तो जो पहले जो इरिटेटिव सब्सटेंस था आपके थ्रोट में, वो दो अटेम्प्ट में ही इरिटेट कर रहा था, आपको खांसी आ रही थी ऐसा हम कर रहे थे 2 बार में ही, तो उसकी क्षमता बढ़ गई 10। तो अब आप बहुत देर से करोगे तो ऐसा लगता है कि हमारा जो कफ है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एक्चुअली कफ को सहने की जो थ्रेशोल्ड है ब्रेन में कफ सेंटर में वो बढ़ रही है, इसलिए हम उसको सह पाते हैं। ये है किसी भी ड्रग के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा कफ सिरप है इसमें अलग अलग ड्रग रखे हुए हैं। इन ड्रग की लिस्ट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो देखिए, पहला है डेक्स्ट्रोमेथाफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है क्लोरफेनारामीन मेलिएट, तीसरा है ग्वानिफिसिन। ये अलग अलग ड्रग हैं, अलग अलग ड्रग के अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, काम करने के तरीके अलग होते हैं, उनका रोल, उनका यूज़ अलग अलग होता है। इस सिरप की बात करें तो यहाँ पे इनको समझाने से पहले कुछ और बेसिक चीज़ मैं आपको समझा दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ये जो सिरप है वो 100 ml की क्वांटिटी है। इस सिरप में 2 चीज़ें अलग से दिख रही हैं आपको, वह है इसका कलर, इसे हम कहते हैं अंबर कलर। तो ये जो अंबर कलर का बॉटल है वो कोई डिज़ाइन या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका पर्पस स्पेसिफिक है। ये जो अंबर कलर के बॉटल होते हैं या कोई भी और कंटेनर होते हैं, इसका मकसद ये होता है कि सन की लाइट, जो सूर्य प्रकाश है या नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट है, इनके कारण से इसके अंदर का कंटेंट खराब हो सकता है। तो इसको ऐसा बनाया जाता है कि इस कलर दिया जाता है कि जो अंदर के कंटेंट हैं वो इस लाइट को एंटर करने ना दें। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई नॉर्मल ट्रांसपेरेंट होता तो उसके अंदर चला जाता तो जो कंटेंट है वो खराब हो जाते हैं। तो अंबर कलर के बॉटल होने के कारण से ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसे अंदर जाने नहीं देता। इससे जो अंदर के प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी डिटोरिएट नहीं होती, खराब नहीं होती है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। दूसरा, इसके ऊपर आप देखेंगे, मोस्टली आपने कप सिरप के ऊपर देखा होगा, एक मीजरिंग कप दिया रहता है जिसमें हम मीज़र कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 10 ml लेना है, 5 ml लेना है, 8 ml लेना है, जो भी क्वांटिटी प्रिस्क्राइब की गई होगी डॉक्टर के द्वारा आपके लिए या फिर किसी और व्यक्ति के लिए, तो हर बार अगर अलग अलग स्पून से लेगा तो मीज़रमेंट एक जैसा तो होगा नहीं। सुबह किसी दूसरे स्पून से लिया, दोपहर में किसी और से, शाम को किसी और से, तो मेजरमेंट में फ़र्क आ सकता है। और अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली उसको मुंह से लेना चाहेंगे तो सबसे बड़ी गलती होगी। तो इस तरह के डोज की एक्यूरेसी हो सके, डोज का फ्लक्चुएशन ना हो हर बार, इसलिए यहाँ पे इसमें एक मेजरिंग कप दिया जाता है कि जब कभी भी लें तो आप नाप कर ही लें। अगर ये 10 ml का मार्क है तो आप 10 ml लेते हैं तो इसी समय इसी जगह पे रख करके सिरप को आप ले सकते हैं। ये तो पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो पहला जो ड्रग है हमारा डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड, उसका क्या काम है, उसका काम करने का तरीका क्या है। डेक्स्ट्रोमेथाफेन एक ऐसा ड्रग है जिसे हम एंटी एलर्जिक बोल सकते हैं। यहाँ पे एंटी एलर्जिक लिखा हुआ है तो ये एंटी एलर्जिक ड्रग है। एलर्जी का कारण समझ में आ गया, एलर्जी को कॉज करने वाले एजेंट के बारे में हम जान गए। अब ये देखिए कि वो काम कैसे करता है। जब एलर्जन हमारी बॉडी में आती है तो वहाँ से हमारा बॉडी हिस्टामिन रिलीज करना स्टार्ट करता है। हिस्टामिन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके आपको समझाया था। तो ये हिस्टामिन 2 अलग अलग तरीके के होते हैं, H1 होता है और H2 होता है। H2 का काम फिलहाल यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये GI पे एसिड के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये H1 यहाँ पे निकलता है मास्ट सेल से। मास्ट सेल से निकलने वाला हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव H1 रिसेप्टर पे जाकर के यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो जैसे ही इस रिसेप्टर पे, दिस इज H1 रिसेप्टर, जैसे ही H1 रिसेप्टर पे ये हमारा हिस्टामिन जाकर के बाइंड होता है, H1 हिस्टामिन, तो ये साइकिल जो है, यह जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरा हो जाता है। इसके पूरा होते ही हमारा बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट होता है। बायोलॉजिकल एक्शन मतलब वो एक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे उसके सिग्नल मॉलिक्यूल या फिर उसके केमिकल मॉलिक्यूल के बाइंड होने पे दिखता है।
तो हिस्टामिन जब अपने रिस्पेक्टिव हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो उससे हमको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जिससे बहुत अधिक मात्रा में हमको कफिंग, फेलगम, म्यूकस, उसका विस्कोसिटी बढ़ने लगेगा, रिनोरिया होने लगेगी, थ्रोट में इन्फेक्शन होने लगेगा, आंख लाल हो सकता है, नाक से पानी निकल सकते हैं, ऐसे कई तरह के एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपकी खांसी के कारण में, कई कारणों में से एक कारण अगर एलर्जी भी है, तो ये जो आपका ड्रग है डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड, वो उसी एलर्जी को सप्रेस करके एक कारण को खत्म कर देगा, जिससे रिलीफ एक स्टेप आगे और बढ़ जाएगी। उसके बाद जो दूसरा कंटेंट है हमारा, देखिए क्लोरफेनाइल मेलिएट, ये एक ऐसा ड्रग है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये आपके कफ को, म्यूकस को पतला करने का काम करता है। किसी भी कफ को एक्सपेल करना इतना आसान नहीं होता जैसा कि हम समझते हैं। ऐसा मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि आपने अपने दोनों हथेलियों में पानी रखा हुआ है और उस पानी को ढरका रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से टरक जाएगा, आपके हाथों से बहुत आसानी से स्लिप होता हुआ निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने दोनों हाथों में शहद रखा हुआ हो, चिपचिपा सब्सटेंस रखा हुआ हो, तो क्या वो पाली की तरह पानी के जैसे बह पाएगा? नहीं। चाहे आप इसे हाथ में रखें, चाहे फर्श पे, दोनों को मूव करवा दें, दोनों में अंतर साफ दिखेगा कि जो पानी है जिसकी विस्कोसिटी कम है, पानी मतलब यहाँ पे H2O अगर हम ले रहे हैं तो इसको विस्कोसिटी के हिसाब से देखें तो कम है। यहाँ पे अगर हम हनी ले लें तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी कम होने की वजह से ये आराम से फ्लो हो जाएगा। इसे बाहर फ्लो करना, फेंकना बहुत आसान होगा एज कम्पेयर टू उस लिक्विड के जिसके विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, चिपचिपापन होगा, क्योंकि विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या कहता है? विच रेजिस्ट इन चेंज ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के फ्लो को रेजिस्ट करे, उसको फ्लो होने में रुकावट कॉज करे। तो भाई अगर आपके गले में, आपके गले मतलब गले से लेकर के अपने लंग्स तक बात करें, एक्यूरेट टर्म होगा, लंग्स पे जो हमारे कफ जिसे हम लोग बोलते हैं सरल भाषा में, उसे हम फेलगम बोलते हैं, उसे हम म्यूकस बोलते हैं, वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और उसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगती है। जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो उसको एक्सपेल करने में, ये जो हमारा लंग्स का पार्ट है, इससे एक्सपेल करने में उसको दिक्कत जाएगी। तो हमारा कोशिश ये है कि उसको पतला कर सकें। पतला करने के कई अलग अलग घरेलू उपाय भी हैं और वो काम भी करते हैं, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें होते भी हैं जो उसको मदद करता है। जैसे आपका गुड़ हो गया, शहद हो गया, और आपका जो काली मिर्च होती है हम लोग मरीच बोलते हैं, वो भी बहुत मदद करते हैं इसको पतला करने में। फिलहाल कम टू द पॉइंट कि हमारा ड्रग कैसे काम करता है। ये ड्रग म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ाता है, जिससे इसकी विस्कोसिटी कम होती है। दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस जो वाटरी सब्सटेंस के रूप में बढ़ेगा तो वो चीज़ उस पर पतली होती जाएगी। ऐसा समझ के चलिए कि शहद है हमारा, वो गाढ़ा है, इस पर अगर हम पानी ऐड करते जाएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी ऐड करते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप पानी ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वैसे ही शहद की जो विस्कोसिटी है, चिपचिपापन है, गाढ़ापन है, वैसे ही वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसके कारण से उसको एक्सपेल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये है हमारे क्लोरफेनाइल मेलिएट के काम करने का तरीका। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है अमोनियम क्लोराइड। वो भी इसी तरीके से काम करता है, वो भी कंटेंट को बाहर निकालने में, कंटेंट मीन्स हमारे म्यूकस को, फेलगम को बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश करता है, और उसके लिए इन्हीं पतले म्यूकस, लेस विस्कस म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से जो हमारी कफ की विस्कोसिटी गाढ़ी थी, ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग थी बॉन्ड उनके बीच में, वो कम होने लगते हैं। अगर आप एक टर्म और जानना चाहें तो एक ऐसा टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट में ये जो एक्सपेक्टोरेंट वर्ड है, इसका मतलब है एक्सपेल करना। कोई चीज़ यहाँ रखी है तो उसको फेंक करके बाहर भेजना। तो वो कैसे हो सकता है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ इसके लिए भी, और आने वाले वीडियोस में अगर हम बात करेंगे उस सिरप की तो उसके रेस्पेक्ट में भी। मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है, 1 2 3 4 5, ऐसा कितना भी ले लीजिए, ये अलग अलग हैं तब तो बहुत लूज हैं। अगर ये आपस में बाइंड हो जाए इस तरीके से, इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, तो ये गाढ़े हो जाएंगे, चिपचिपे हो जाएंगे, और इनके कारण से इनको बाहर फेंकना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही मान के चलिए कि एक जिगजैग क्रॉस में आपस में पकड़े हुए हैं, तो इनको फेंकना तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे वाटर का एक फॉर्म अगर हम बर्फ़ के रूप में देखें तो वो बहुत पास होते हैं, तो ये फेंकने में मुश्किल है, एक्सपेल करने में मुश्किल है। हमारा जो एक्सपेक्टोरेंट ड्रग है वो इन्हीं के बीच में कुछ इस तरीके की, सॉरी वो पहला लीड हो गया, इस तरह के बॉन्ड्स को वो तोड़ते चलते हैं, जिसके यहाँ से वो अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होने की वजह से इनको एक्सपेल करना बहुत ही आसान हो जाता है। कि सबको अलग अलग कर दिया तो ये अलग अलग होने की वजह से इनको एक्सपेल करने में कोई परेशानी नहीं होती, और वो जो कफ है बाहर निकल जाता है। कफ सिरप के काम करने के तरीके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट जिसमें वो ऐड किए गए हैं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सा तरीका यह है कि अगर आप अपने कफ को ठीक करना चाहते हैं तो उसके बेसिक कॉज को ठीक करना आवश्यक होगा। कफ के कई कारणों में से एक कारण एलर्जी है, तो आप पहले तो एलर्जी को ठीक कर दीजिए, उस चीज़ से दूर रहें जिससे एलर्जी से, कई लोगों को धूल से, डस्ट से एलर्जी होती है, तो उससे आप बच सकते हैं।
कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर ठंडे एटमॉस्फेयर से प्रॉब्लम है तो वहाँ से वो बच सकते हैं। और अगर गले की खराश है तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हमारे घर में इजीली अवेलेबल है, उनका आप यूज़ कर सकते हो। उनमें आप शहद, मुलेठी, इस तरह की काली मिर्च, लौंग, तुलसी पत्ता, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ऑल्दो आई एम रजिस्टर्ड फार्माकोलॉजिस्ट, बस मैं ये कह रहा हूँ आपको मैं कि इनसे हमको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जबकि आप कोई भी ड्रग यूज़ करेंगे जो आप अभी अपने प्रोडक्ट के रूप में स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हो या कोई और प्रोडक्ट क्यों ना हो, हर एक ड्रग का अपना एक साइड इफेक्ट होता ही होता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। कोई भी ऐसा ड्रग है नहीं जिसे हम पूरी तरह से 100% आइडियली सेफ बोल सकें। माइनर से लेकर के मॉडरेट मेजर तक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये ड्रग जो आप यूज़ करने वाले हैं ये आपको थोड़ा सा ड्राउसीनेस दे सकता है, ऑल्दो नींद तो नहीं कॉज करा देगा बट ड्राउसीनेस थोड़ा सा फील हो सकता है। इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, इसका ब्रांड नेम तो आप देख रहे हो, ये है ग्रिलिंगटस। ग्रिलिंगटस के अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। ये प्लेन ब्लू वाला है, एक रेड वाला भी आता है और एक ऑरेंज मैंगो कलर में होता है वो भी आता है। अलग अलग ड्रग्स कॉम्बिनेशन उनके रखे हुए हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट जिसमें हमने बात किया ग्रिलिंगटस कफ सिरप के बारे में। ये देखा कि उसके इंग्रेडिएंट कौन से हैं, ये भी देखा कि वो काम करने का तरीका कौन सा अपना करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। जाते जाते एक बात आपको और रिपीट करूंगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने कई बार देखी है, अपने घर के आसपास देखा हुआ है कि जब कभी भी आप कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसका डोज जो प्रिस्क्राइब किया गया है कृपया वही डोज और डोज का ड्यूरेशन मेंटेन करके रखें। ऐसा ना कि दिन में 3 बार बोला गया है तो दिन में 2 बार लें, एक दिन छोड़ करके लें, ऐसा आप कुछ भी मत करिएगा। जो कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको डोज सजेस्ट किया गया है वही फॉलो करें। और किसी स्पून से लेने के बजाय मैं तो कहूँगा कि आप इस कप का यूज़ करें, उसमें मेजरमेंट है कि 55 ml हो, 10 ml हो या जो भी ml आपको बताया गया हो उसी से मीज़र करके ले लें तो काफ़ी अच्छा होगा। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।